मीनाक्षी जी, आपको याद हो तो अजीत पवार के जिंदा रहते हुए भी आखिरी समय में लगभग ये बात तय हो गई थी कि दोनों बातचीत कर सकते हैं, और इसलिए उनकी कितनी बार शरद पवार से भी बात हुई। उनकी अचानक दुर्घटना हो जाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो प्रक्रिया थी, इसीलिए वो बेहतर वो बीजेपी में शामिल हो, ये एक दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प बीजेपी को भी सूट करता है कि यदि वो उसी एनसीपी में आ जाए तो जो पहले से है, और उसके साथ यदि आएंगे अजित पवार के साथ, और उसमें सुप्रिया सुले का असल में बस वही एक है कि उनको वहाँ कितना स्थान हो। पहले चूंकि तय था कि अजित पवार प्रदेश देखेंगे और सुप्रिया सुले यदि होगा तो सेंटर में शरद पवार की जगह लेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, जैसा अभी रविंद्र जी भी कह रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि अब शरद पवार जी एक पीक पर है। मतलब इसके बाद और कौन से मौके अभी आएंगे राजनीति में कहना चाहिए। वैसे वो भगवान वो शतायु हों, 105 110 वर्ष तक रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन और उन्होंने पहले भी अपने आप को संन्यास लेने की बातें घोषणा की थी बाकायदा, इसीलिए अजित पवार के साथ भी झगड़ा हुआ इस दृष्टि से। और सांसद अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं नहीं, और शरद पवार अपनी बेटी को भी, जैसे नीतीश कुमार जी ने भी, हालत तो आता है कि वो नहीं शुरू में बढ़ाना चाहते थे, यहाँ तो सुप्रिया सुले को बढ़ाने का उन्होंने शुरू से कहा था कि भाई शादी के समय कहा था कि मैं एक ही बच्चा हमारा होगा। उस बच्चे की प्रतिभा उनकी बने में उनकी जो प्रोफाइल आप देखेंगे तो बेटी को भी सुरक्षित स्थान मिल जाए, ये सुनिश्चित करना इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और वो सुरक्षा बीजेपी के साथ जाकर मिल सकती है, गठबंधन में जाकर के मिल सकती है। और सेंटर में उनको पहले एक बार इस पर हुआ था कि क्या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो उनके मन का मंत्री बनाया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। मंत्रालय वो चाहें कि हमें तो ये दीजिए, ये मोदी राज में संभव नहीं है। बस इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बड़ा दावा किया है। चिदम्बरम ने दावा किया है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में दोबारा ला सकती है, जो अप्रैल में 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से लोकसभा में गिर गया था। चिदम्बरम का दावा यह है, इसके लिए शरद पवार की एनसीपी और स्टालिन की डीएमके के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये दोनों संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं। हालांकि चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार और स्टालिन की पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेगी। दरअसल आपको बता दें, अप्रैल से जुलाई तक संसद का सीन बहुत बदल चुका है। ममता दीदी के 28 में से 20 सांसद टूटकर अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं, एनडीए के सपोर्ट में आ गए हैं, तो वहीं उद्धव के 9 में से 6 सांसद टूटकर शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, शिंदे में। ऐसे में अप्रैल में एनडीए की ताकत 298 थी, जो अब बढ़कर 324 तक पहुंच गई है। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए। एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 324 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब 36 सांसदों की जरूरत होती है। अब अगर शरद पवार के 8 सांसद और स्टालिन के 22 सांसदों का सपोर्ट मिल जाए तो यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 2/3 बहुमत से सिर्फ 6 सांसद कम रह जाएंगे। देवेंद्र, इसलिए अब इसमें स्टालिन की बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहां पर तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्टालिन के संपर्क में है, वहां पर बातचीत हो रही है। 22 सांसद उनके लोकसभा में हैं, 8 उनके राज्यसभा में हैं। ये गणित क्या तैयार किया जा रहा है? या निश्चित तौर पर सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है उसमें काफ़ी पहले से ये संपर्क ऑलरेडी डीएम के साथ है, और डीएमके को रीच आउट किया गया उस बिल को लेके। डीएमके को एनडीए में लाने को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है, बल्कि महिला आरक्षण बिल और उसके बाद डिलिमिटेशन बिल जो आएगा, तो इस संदर्भ में डीएमके के सपोर्ट के लिए रीच आउट किया गया। उसमें ये पूछा गया कि आखिर आपकी आपत्तियां क्या क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि इस बिल में अगर शामिल कर दिया जाए तो आपका स्टैंड इस बिल के पक्ष में आ जाएगा। और उसके हिसाब से जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, डीएमके ने जो कम्युनिकेट किया वो सीटों में इंक्रीमेंट को लेकर कि 50% बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो एक समान होनी चाहिए, इसका बिल में उल्लेख किया जाना चाहिए। इस तरह की बातों को डीएमके के नेताओं ने बीजेपी के उन नेताओं को बताया जिनसे उनकी बातचीत चल रही थी। और वहाँ पर उसके बाद जब बिल आएगा तो उसमें वो प्रावधान आपको चेंज के साथ नजर आएंगे, और डीएमके को का जो भी रिक्वायरमेंट था इस बिल को सपोर्ट करने के लिए, उसको इसमें शामिल करके उस बिल को लाया जाएगा, ऐसे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि फिर डीएमके का सपोर्ट बहुत आसानी के साथ बीजेपी को मिल जाएगा। डीएमके को एनडीए में लाने को लेकर इन दोनों ही की पॉलिटिक्स इस बात की इजाज़त नहीं देती।
डीएमके ने सनातन को लेकर जैसे जैसे बयान दिए हैं इस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, और बीजेपी ने पूरे देश में उसका मुद्दा बनाया, तो ऐसे में इस तरह के विचारधारा के इशू पे आप एकदम से यू टर्न मार लें वो बीजेपी के पॉलिटिक्स को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी के साथ इस तरह से जाना डीएमके को भी सूट नहीं करेगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक टैक्टिकल अलायंस इस बिल को लेकर वो ज़रूर नज़र आ सकता है, और वो इस रूप में हो सकता है कि या तो वो सपोर्ट करें या फिर वॉकआउट कर जाए।